श्रोताओं, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और ये विषय जुड़ा है बच्चों से। बच्चों की पेट की समस्याएं बहुत ही कॉमन है। कभी कभी कहते हैं बच्चे की उनको उल्टी आ रही है, पेट दर्द है, गैस भी है। तो ऐसी कुछ सामान्य समस्याओं पर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लखनऊ के एक वरिष्ठ होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर अंबु शुक्ला जी, जिनको आप सुनते रहे हैं हमारे माध्यम से आकाशवाणी पर। तो डॉक्टर साहब, आज हम आपसे बात करेंगे बच्चों में पेट से संबंधित कुछ सामान्य समस्या जी। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे कौन सी ये कॉमन समस्याएं हैं। देखिए, अगर बच्चों की जो बीमारियां होती हैं पेट की, उनको अगर हम वर्गीकृत करें तो अलग अलग उसके कॉजेटिव फैक्टर्स या कारक होते हैं। जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो फंक्शनल होती हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि उसमें वास्तविकता में कोई स्पष्ट कारण नहीं होता है। जो पाचन संबंधी जो तुम्हारा पाचन तंत्र है उसकी कार्य प्रणाली कुछ गड़बड़ हो जाती है, उससे संबंधित होती हैं। दूसरी जो बीमारियां होती हैं वो इन्फेक्शन से रिलेटेड होती हैं, किसी तरह का संक्रमण हो जाए, वायरल या बैक्टीरियल या फंगल, उससे संबंधित होती हैं। तीसरी जो होती हैं वो हमारी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें फूड एलर्जीज हो सकती हैं या कोई और भी चीज ऐसी कोई एलर्जी होती है जो जनरलाइज्ड है, मतलब पूरे शरीर पर उसका असर हो रहा है, लेकिन वो जो लक्षण दिखते हैं वो पाचन संबंधी तंत्रों से ही दिखते हैं। और इसके अलावा और जो एक ग्रुप होता है वो ऑटो इम्यून होता है, जिसमें हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो गलत तरीके से रिस्पॉन्ड करने लगती है, गलत तरीके से संदेश देती है, जिसकी वजह से अपना शरीर अपने ही अगेंस्ट काम करने लगता है, हमारी सेल्स को ही वो डैमेज करना शुरू कर देता है। अब ये सारी कंडीशंस अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग ज्यादातर देखने को मिलती हैं। जैसे तो एकदम छोटे बच्चे होते हैं जिनको हम नवजात बोलते हैं, पैदा होने से लेकर के लगभग 1 साल के आसपास तक, इन बच्चों में ज्यादातर फंक्शनल कंडीशंस देखने को मिलती हैं। तो उसमें कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, होता है ना कि दूध पलट रहे हैं बच्चे या खाना बाहर आ रहा है, बहुत छोटे बच्चे जी, रिगर्जिटेशन उसको बोलते हैं, ये हो सकता है। और सबसे जो कॉमन होता है वो होता है पेट में दर्द, मरोड़ होता है, बहुत तेज दर्द होता है, और बच्चे कई बार चूंकि व्यक्त तो कर नहीं सकते हैं तो वो बस चिल्लाते हैं, रोते हैं। इसी तरह से उसके बाद की जो एज होती है उसमें फंक्शनल भी होती हैं और इन्फेक्टिव डिजीजेस भी कॉमन होती हैं, जो स्कूल जाने से पहले तक की जो एज होती है। तो उसमें ज्यादातर फंक्शनल जैसे कॉन्स्टिपेशन है वो गलत खान पान की वजह से भी हो सकता है, लाइफ स्टाइल की लैक ऑफ एक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है। इसी तरह डायरिया है तो पेट की जो हमारी आंतों के मूवमेंट्स होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, वो गड़बड़ होते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। साथ में इन लोगों को एलर्जी भी हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके बाद की जो एज होती है उसमें और भी मैनिफेस्टेशंस कई तरह की ये सारी चीजें हो सकती हैं। साथ में आईबीडी भी हो सकता है जो आजकल कॉमन है, जिसमें कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होती हैं, क्रॉन्स डिजीज हो सकती है, सीलियक डिजीज हो सकती है, और एक और कॉमन चीज होती है पैरासिटिक, जैसे वर्म्स होते हैं, कीड़े पेट में, इसीलिए बच्चों को कीड़े की दवाई बिल्कुल। तो ये सारी समस्याएं कॉमन होती हैं, देखने को मिलती हैं। डॉक्टर साहब, क्या लीवर की भी, जैसा कि आपने खान पान का भी एक जिक्र किया था, और खान पान तो बहुत ही बदल चुका है, जिस तरह हम लोग खाते थे और आज के बच्चे जो खाते हैं एकदम परिवर्तित है। फास्ट फूड का कल्चर है, जंक फूड का कल्चर है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल भी आपने कहा, तो जो उम्र खेलने कूदने भागने दौड़ने की होती है वो भी कम हो गई है। तो इनका प्रभाव लीवर भी एक बहुत महत्वपूर्ण है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो क्या लीवर की भी समस्याओं से ये हो सकती है? और फैटी लीवर की डिजीज भी जी बिल्कुल वयस्कों में तो कॉमन है, तो क्या आप अपने अनुभव में पाते हैं कि बच्चों में भी ये बढ़ रही है? हाँ, बच्चों में जो एडोलसेंट एज है, किशोरावस्था जो होती है, उनमें ये ज्यादा कॉमन मिलता है, फैटी लीवर वाली बात जो आपने कही। लेकिन लीवर से संबंधित बीमारियां तो छोटे बच्चों से लेकर के और किसी को भी हो सकती है, तो वो बहुत कॉमन है। उसमें सबसे जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है इन्फेक्शन। वो ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन होता है और जॉन्डिस के रूप में उसको हम देख सकते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं है, कोई और कारण नहीं है, तो जो जॉन्डिस है उसमें कॉमनली सबसे अधिक जो पाया जाता है वो हेपेटाइटिस जो नॉर्मल होता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, और उसकी वजह से अलग अलग लक्षण दिख सकते हैं। डॉक्टर साहब, फूड पॉइजनिंग की भी बड़ी समस्या है। कुछ भी खा लिए और उनको डायरिया हो गया, लूज मोशंस हो गए, उल्टियां हो रही हैं, तो ये भी बड़ा कॉमन। हाँ, ये भी बहुत कॉमन है। ये दोनों तरीके, ज्यादातर ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। और फूड पॉइजनिंग को हम ऐसे पकड़ सकते हैं कि जहाँ पर ऐसा कुछ हुआ वहाँ कई लोगों को ये चीजें होंगी, तो उसको मान लिया जाता है कि फूड पॉइजनिंग है। पर्टिकुलर एलर्जी तो अलग चीज है, वो किसी को किसी चीज से हो सकती है। जी। डॉक्टर साहब, कभी कभी ये भी देखा जाता है कि जो नाभि है उसमें उलट गई कह रहे हैं, तो जी, ये एक कॉमन टर्म है। बेसिकली मेडिकल साइंस में इस तरह की बात नहीं होती कि नाभि हट गई, लेकिन वास्तविकता क्या होता है कि ये एक तरह का मसल स्पाज्म होता है। जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनमें स्पाज्म आ जाता है, और जब उनमें स्पाज्म आएगा तो दर्द भी होगा और आंतों का जो मूवमेंट है वो गड़बड़ हो जाएगा, जिसकी वजह से बार बार फ्रीक्वेंट लूज मोशन हो
सकते हैं, पेट में दर्द बना रह सकता है। जी। अब डॉक्टर साहब, अभी आपने कई सारे इसके कारण बताया कि क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। अब उपचार क्या करें और कब रेड फ्लैग होते हैं कि डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए? जी, जैसे सामान्य रूप से अगर है, अक्सर छोटे बच्चों को पेट में दर्द हो रहा है, बहुत तेज, जो चिल्ला रहे हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, जो दूध पीते, तो उसमें एक्यूट है, तो उसमें थोड़ा सा बच्चों को टहलाते हैं, घुमाते हैं, पेट पे सिकाई करते हैं गर्म पानी से या गर्म बॉटल से या कपड़े से, तो अक्सर कई बार ऐसा होता है कि जो एक तरह का स्पाज्म होता है वो कम हो जाता है और उससे आराम मिल जाता है। और इसके अलावा क्या होता है कि जैसे दूध पिलाते हैं तो कई बार माताएं जो है दूध पिलाने के बाद डकार नहीं दिलाती हैं, तो वो जरूर करना चाहिए। तो बच्चे को थोड़ी थोड़ी थपकी दें, उसका पेट पे थोड़ी सिकाई करें, नाभि के आसपास हींग लगाते हैं। तो हींग बेसिकली मेडिसिन होती है, एक तरह की एसाफेटिडा एक मेडिसिन है, तो वो उसका प्रभाव होता है, नाभि से वो स्किन में एब्जॉर्ब होती है, उससे भी गैस में आराम मिल जाता है। तो इन सब चीजों को करें। अगर उसके बाद भी आराम नहीं मिलता है तो तुरंत उसको चिकित्सक के पास ले जाएं बच्चे को। डॉक्टर साहब, अब होम्योपैथी की ही बात कर लें तो हमारे जो श्रोता हैं ये जरूर जानना चाहेंगे कि घर में कौन सी ऐसी दवा रखें। दर्द में देखिए, होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयां हैं और कोई एक दवा हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक दवा मैकफॉस होती है, ये अक्सर बच्चों के पेट दर्द में काम करती है। तो इसको पानी में घोल करके 4 गोली आधे कप पानी में घोल लें और उसको 2-2 चम्मच 1-1 घंटे पर, या ज़्यादा परेशानी है तो आधे घंटे पर दे सकते हैं। इसके अलावा एक दवा कैमोमिला होती है 30, ये भी कई बार, चूंकि बच्चे पेन के लिए सेंसिटिव बहुत होते हैं, और ये दवा का जो मेन की नोट है वो यही कि सेंसिटिविटी बहुत होती है, जितना पेन होता है उससे कई गुना ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है। तो ये 1-2 खुराक आधे घंटे पर दे के देखें। और इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ हैं, कार्बोवेज एक दवा है जो गैस बनने पर, लेकिन ये निश्चित नहीं किया जा सकता कि गैस की वजह से है या कोई और कारण है, तो अक्सर इस तरह की दवाइयाँ ले सकते हैं। लेकिन बेस्ट यही होगा कि किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल करके और उसका जो लक्षणों के आधार पर जो दवा होती है वो दी जाए। डॉक्टर साहब, आपने कॉन्स्टिपेशन का भी मुद्दा उठाया है और बहुत कॉमन है, बच्चों में भी काफी कॉमन है, और कभी कभी कहते हैं कि ज्यादा दूध पीने से भी क्या ऐसा हो सकता है, और जो उनका स्टूल है बड़ा वो हार्ड होता है। बहुत सारे कारण होते हैं उसमें। कॉन्स्टिपेशन के सबसे जो प्रमुख कारण कॉन्स्टिपेशन का है वो लो फाइबर डाइट है। आजकल जो बच्चे हैं, अगर आप देखते हो कि फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, टिन फूड, फास्ट फूड, ये सब खाते हैं, सब्जियों का, फलों का, इन सब का प्रयोग कम करते हैं। तो इन सब को अपने आहार में शामिल करें। जो नेचुरल जो हमारे अनाज हैं, खिचड़ी है, ओट्स है, दलिया है, सब का प्रयोग करें, फलों का पर्याप्त प्रयोग करें, तो उससे कॉन्स्टिपेशन में काफी हद तक। इसके अलावा ट्रेनिंग, एक्सरसाइज अगर करेंगे तो उससे भी उनके जो आंतों का मूवमेंट है वो ठीक होने लगता है। बिल्कुल बहुत जरूरी, जो कि आजकल लैकिंग है। जैसे वयस्कों में होम्योपैथी में खाने से पहले बड़े प्रिकॉशंस कुछ रखने पड़ते हैं, तो क्या बच्चों में भी दवाइयाँ चूंकि सेंसिटिव होती हैं और दवा का अच्छी तरह से एक्शन हो जाए, इसलिए ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। तो लेकिन ध्यान बस ये रखा जाए कि जब भी दवा दें कम से कम 10 मिनट आगे पीछे कुछ न दें। इसके अलावा कोई बहुत बच्चे चूंकि ऐसी कोई चीज़ ज़्यादातर नहीं खाते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, कि उसमें दवा का कोई बहुत असर पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, आपको जो हमारे माता पिता हैं, अभिभावक हैं, गार्जियन से वो सुन रहे हैं, तो चलते चलते उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली चीज़ ये है कि स्वच्छता का ध्यान रखें, क्योंकि जो भी इन्फेक्शन है उसका कारण हमारा बाहर से ही आता है। तो एक बच्चों को ये ट्रेनिंग दिलाएं कि वो अच्छी तरीके से हाथ पैर धुलें अपने, और खाने से पहले बिना हाथ धुले भोजन न करें। दूसरी चीज, हाई फाइबर डाइट ये जरूर दें। एक्सरसाइज के लिए प्रेरित करें, कसरत के लिए, दौड़ कूद, बच्चे आजकल ये कम करते हैं, तो ऐसी एक्टिविटी जिसमें फिजिकल एक्टिविटी हो, क्योंकि बच्चे मोबाइल में या इंडोर गेम्स पर ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो उनको खेलने के लिए प्रोत्साहित करें, आसन, व्यायाम, ये सब चीजें कराएं। और सबसे बड़ी चीज है कि उनके अंदर किसी भी तरह का स्ट्रेस ना आने पाए, क्योंकि स्ट्रेस ही एक ऐसा फैक्टर है जो इन सारी कंडीशंस को फ्लरिश कर देता है, बढ़ावा देता है। तो बच्चे आजकल तनाव में अक्सर रहते हैं, तो उस तनाव से दूर करने के लिए उनकी जो अभिरुचियां हैं उनको प्रोत्साहित करें और पॉजिटिव सोच रखें, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। तो आप डॉक्टर अंबुज शुक्ला साहब को सुन रहे थे, जो लखनऊ के एक जाने माने होम्योपैथी विशेषज्ञ हैं, और बता रहे थे कि कैसे अपने बच्चों का जो ये पेट का हेल्थ है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आप उसको स्वस्थ रख सकते हैं, आप उसको सुचारू ढंग से वो काम करे, बच्चों के मामले में कर सकते हैं। कुछ दवाओं के बारे में आपने चर्चा की, तो दवाएं बहुत सारी हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सिम्टम बेस्ड हैं, और जब कुछ आपको लगे और वो थोड़े दिन चल जाए, अगर कोई समस्या, तो निश्चित तौर पर अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उससे सलाह पर ही दवाएं खिलाएं। डॉक्टर साहब, आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमारे श्रोताओं के लिए, आकाशवाणी के लिए समय निकाला। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमें ये मौका दिया कि जनमानस में हम अपने जो ज्ञान है, अपनी जो हमारी जो चीजें हैं, उनको हम पहुंचा सकें, लोगों को अवेयर कर सकें। बहुत धन्यवाद।